हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद कुमार। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पलासी की लड़ाई की पूरी स्टोरी को अच्छे तरीके से देख लिया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि नवाब दर नवाब जैसे ही नवाब ऐसे बनते जा रहे थे, नवाब दर नवाब कंपनी के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा था। और जब सिराजुद्दौला बनता है 1756 में, तो सिराजुद्दौला भी उसी नीति पर चलता है। लेकिन अब तक क्या था कि कंपनी बर्दाश्त करती जा रही थी, लेकिन अभी कंपनी का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा हुआ था, तो कंपनी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। और हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, आगे एक छोटी सी झड़प होती है जहाँ अलीनगर की संधि होती है। तो नवाब तो झुकने को तैयार नहीं था, नवाब कहता मैं झुकेगा नहीं साला, लेकिन वो अलीनगर की संधि में थोड़ा पीछे हटता है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, हम लोगों ने देखा था, उस पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर लिया था। उसके बाद आगे एक कालकोटे की घटना होती है जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो नवाब के अधिकारी रहते हैं, षड्यंत्र रचते हैं उसके खिलाफ ही क्लाइव के साथ मिलकर। उनका क्योंकि उनका आर्थिक हित जुड़ा हुआ था अंग्रेजों के साथ, तो क्लाइव के साथ मिलकर उसको हटाने की पूरा योजना बनाते हैं। तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी गद्दी भी वहाँ छूटी जहाँ मेरे अपने ही लोग दादा थे, और वे व्यापारी कम विश्वासघाती ज़्यादा थे। तो ये मैंने बोल दिया, सॉरी, सिराजुद्दौला की तरफ से ये मैंने बोल दिया। सिराजुद्दौला ने तो नहीं बोला, लेकिन उसकी तरफ से मैंने बोल दिया है। तो ऐसा कुछ हुआ था। वो लोग विश्वासघात करते हैं, युद्ध लड़ते ही नहीं, अपनी सेना को भेजते नहीं। जो जो नवाब के सैनिक अधिकारी रहते हैं, वो अपनी सेना को भेजते ही नहीं है युद्ध में। तो युद्ध होता ही नहीं है, मतलब एक छोटी सी युद्ध होती है 5-7 घंटों की। 5-7 घंटों में युद्ध समाप्त हो जाता है, और क्लाइव आसानी से युद्ध को जीत लेता है। जबकि क्लाइव के पास भी बहुत ज़्यादा सैनिक नहीं थे, छोटी सी सेना थी क्लाइव के पास। और नवाब की तरफ से बहुत ज़्यादा सैनिक नहीं लड़ते हैं, तो 5-7 घंटों में युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नवाब प्लासी की लड़ाई में क्यों हार गया, उसकी असफलता के पीछे क्या-क्या कारण थे, उन कारणों पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। उसमें हम लोगों ने देख लिया था नवाब की अयोग्यता, उसकी अदूरदर्शिता, कलकत्ता का प्रबंधन ठीक से न करना। उसको सतर्क रहना चाहिए कि अंग्रेज वापस से अटैक करेंगे, तो उसको सतर्क रहना चाहिए, तो सतर्क नहीं था। और क्लाइव का साहस, क्लाइव की कूटनीति, और कुछ अन्य चीज़ें भी हम लोगों ने देखा, जैसे राष्ट्रीय चेतना का अभाव, राजनीतिक एकता की कमी, भ्रष्टाचार जैसे। ऐसे करके हम लोगों ने देख लिया था क्या क्या कारण थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि पलासी की लड़ाई जो हुई, जो अंग्रेजों ने जीत लिया पलासी पलासी युद्ध, तो उससे अंग्रेजों को क्या क्या फायदा हुआ, पलासी की लड़ाई का अंग्रेजों के दृष्टिकोण से क्या महत्व रहा, क्या महत्व रहा, तो उससे हम लोग देख लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक रहेगा आज का, हेडिंग ले लेंगे पलासी की लड़ाई का। पलासी की लड़ाई का अंग्रेजों के दृष्टिकोण से महत्व महत्व या प्रभाव। प्लासी की लड़ाई का अंग्रेजों के दृष्टिकोण से क्या महत्व था। तो हम लोगों ने बात किया था कि मीर जाफर को नवाब बनाया गया था सिराजुद्दौला के बाद। तो मीर जाफर को नवाब बनाया गया। मीर जाफर ने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे अंग्रेजों को देने के लिए, मीर जाफर ने दिया भी था। तो मीर जाफर ने कुछ बड़ी राशि अंग्रेजों को दिया था मुआवजे के रूप में, कि आपने हमें नवाब बनाया, उसके बदले में हम आपको कुछ पैसे दे देंगे। और भी कुछ देता है वो, तो हम लोग नोट करते चलेंगे। अंग्रेजों को क्या क्या फायदा हो गया इस युद्ध से, तो लिखेंगे कंपनी को कंपनी को एक बड़ी राशि एक बड़ी राशि मुआवजा मुआवजे मुआवजे के रूप में दी गई।
कंपनी को एक बड़ी राशि मुआवजे के रूप में दी गई, लगभग कुछ ऐसे 1,77 लाख ऐसे कुछ दिया जाता है, तो लिख लेंगे ब्रैकेट में 1,77 लाख, ब्रैकेट में करके छोड़ देंगे इसको। कंपनी को एक बड़ी राशि मुआवजे के रूप में दी गई। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो कंपनी के अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारियों को भी गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में बड़ी राशि दी जाती है। जैसे क्लाइव की बात करें तो क्लाइव को लगभग 20 लाख रुपए दिए गए थे, और एक और अधिकारी थे वात्सल करके, उनको भी लगभग 10 लाख कुछ रकम दी जाती है, जैसे कि, तो उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। कंपनी कंपनी के कंपनी के अधिकारियों को एक बड़ी राशि सॉरी उपहार उपहार के रूप में दी गई। कंपनी के अधिकारी को एक बड़ी राशि उपहार के रूप में दी गई, ब्रैकेट में कर लेंगे। क्लाइव को 20 लाख और वात्सल को 10 लाख, ब्रैकेट में करके छोड़ देंगे। तो एक अनुमान है क्लाइव का, एक अनुमान है कि लगभग 3 वर्षों में उपहार मतलब गिफ्ट लेकर के लगभग 3 वर्षों में क्लाइव को कुछ लगभग 3 करोड़ रुपए मिल गए थे मीर जाफर से। तो सोचो, सिर्फ गिफ्ट ही गिफ्ट है, और चीजों की तो बात छोड़ ही दो, केवल गिफ्ट लेकर उसको लगभग 3 करोड़ रुपए मिल गए थे मीर जाफर से। तो सोचो उन्हें सफलता के बाद और क्या कुछ मिला होगा, जब उन्हें सिर्फ गिफ्ट लेकर के 3 करोड़ मिल गया था, वो भी सिर्फ क्लाइव को, अकेले क्लाइव को। और उस टाइम पर लगभग 3 करोड़ रुपए की आज की डेट में क्या वैल्यू रही होगी। तो सोच लो फिर अंग्रेज यहाँ से कितना लूट कर गए हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोग देखते हैं मैप में, यहाँ हो गया बंगाल। यहाँ बंगाल में यहाँ एक जिला है 24 परगना करके, उस जिले का नाम ही है 24 परगना। यहाँ पर एक जिला है, जिले का नाम ही 24 परगना है। तो मीर जाफर ने क्या किया, उसको पैसे तो दिए ही थे, ये 24 परगना की जमींदारी भी उसको दे दी कि आप यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करो, आप यहाँ से राजस्व संग्रहण करो, और जो भी पैसा आएगा आप ले लो। तो यहाँ 24 परगना की जमींदारी भी अंग्रेजों की दे दी गई थी, तो इसको भी नोट कर लेंगे हम लोग। कंपनी को 24 परगना, ये जिले का नाम है 24 परगना, मैंने बताया आपको, फिर से बता दिए। कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दी गई रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, लिखना हो तो लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, राजस्व संग्रहण के लिए। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो हम लोगों ने देखा था एक लेटर जारी करते थे कलकत्ता के अधिकारी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी रहते थे, कलकत्ता के अधिकारी एक लेटर जारी करते थे जिसे हम कहते थे दस्तक। तो दस्तक हम लोगों ने देखा था क्यों यूज होता था,
जो कंपनी के अधिकारी रहेंगे, कंपनी के कर्मचारी दस्तक का यूज़ करेंगे। अगर दस्तक को दिखा देंगे ऐसे वो लेटर, तो जो नवाब के लोग रहेंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों से पैसे नहीं लेंगे, मतलब कोई टैक्स नहीं लेंगे, टोल टैक्स और भी कोई वगैरह टैक्स नहीं लेंगे, मतलब फ्री उनको ट्रेड करने की अनुमति थी दस्तक दिखाने पर। तो अब क्या कर दिया गया यहाँ पर, क्या कर दिया गया कि कंपनी का तो फ्री जो है ट्रेड करने की अनुमति थी ही। अब जो कंपनी के कर्मचारी थे, जो कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार करेंगे, पहले उनको कंपनी कर्मचारियों को अपने निजी व्यापार पर उनको दस्तक दिखाने के ऐसे छूट दस्तक दिखाने पर उन्हें ऐसे छूट नहीं मिलती थी, उन्हें टैक्स देना पड़ता था। भले वो चोरी छिपे करते थे लेकिन दबाव था थोड़ा बहुत। लेकिन अब ये कह दिया गया नवाब की तरफ से ही, जो कंपनी के कर्मचारी रहेंगे उन्हें भी अब निजी व्यापार पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, मतलब दस्तक का उपयोग अब वो भी कर सकते हैं। पहले तो सिर्फ कंपनी को ही अधिकार था, कंपनी कर्मचारियों को नहीं थी। कंपनी कर्मचारी अगर अपना निजी व्यापार करेंगे तो उनको उसका टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अब ये कह दिया गया कंपनी के साथ साथ जो कंपनी कर्मचारी रहेंगे वो अपना निजी व्यापार करेंगे, उस पर भी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर निजी व्यापार पर कर मुक्त निजी व्यापार के लिए, जैसे कि कर्मचारी को निजी व्यापार के लिए निजी सॉरी कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार के लिए कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पहले क्या होता था कि जो भारत में भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटेन से पैसे भेजे जाते थे भारत, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पैसे आते थे, पहले ब्रिटेन से पैसे आते थे अंग्रेजों को भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए। लेकिन पलासी की लड़ाई के बाद उन्होंने पैसे मंगाना बंद कर दिया। क्यों? यहाँ यही के पैसे से अब भारतीय वस्तुओं को खरीद रहे हैं। और 1757 यानी कि पलासी की लड़ाई के बाद उन्होंने ब्रिटेन से अंग्रेजों ने ब्रिटेन से कीमती धातुओं को मंगाना बंद कर दिया, पैसे वगैरह सोना चांदी जो भी मंगाते थे सब बंद कर दिया। अभी अंग्रेज केवल भारत में लूटपाट ही कर रहे थे, उन्हें अभी रेवेन्यू कलेक्ट उनका बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, राजस्व संग्रह उनका अभी सिर्फ जमींदारी ये मिला था 24 परगना की, तो उससे उतना ज़्यादा हो नहीं रहा था। तो उन्हें अभी लूटपाट करके वो लोग क्या करते थे, जो पैसे मिलते थे उन्हें उन्हीं पैसे से भारतीय वस्तुओं को खरीदते थे और निर्यात भी करते थे ब्रिटेन में, भारत से निर्यात भी करते थे और वहां से पैसे वगैरह मंगाते भी नहीं थे। तो भारत के ही पैसे से भारतीय वस्तुओं को खरीदते थे। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। दी गई है। लिखेंगे ब्रिटेन से लिखेंगे इन्हीं पैसों का उपयोग
इन्हीं पैसों का उपयोग भारतीय वस्तु को खरीदने के लिए किया गया। इन्हीं पैसों पैसों का उपयोग भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए किया गया और 1757 के बाद 1757 के पश्चात यानी कि पलासी की लड़ाई के पश्चात ब्रिटेन से अंग्रेजों ने, ऐसे लिखेंगे, प्लासी की लड़ाई के पश्चात अंग्रेजों प्लासी की लड़ाई के पश्चात अंग्रेजों ने ब्रिटेन से अंग्रेजों ने ब्रिटेन से कीमती धातुओं को मंगाना मंगाना या फिर लाना बंद किया। में लाना बंद किया। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जो नवाब था, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो नवाब था मीर जाफर ने अंग्रेजों को नियमित तौर पर कुछ पैसे देने के लिए भी ऐसे वादे किए थे, तो उसको भी लिख लेंगे। मीर जाफर ने कंपनी को नियमित रूप से पैसे देने के मीर जाफर ने कंपनी को नियमित रूप से पैसे देने के वादे किए थे। नियमित रूप से कुछ पैसे देने के वादे किए थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो अभी कंपनी पलासी की लड़ाई के बाद एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर लोगों के सामने आई थी। तो जो भारतीय कारीगर थे, वो जो भी उत्पादों को बनाते थे, तो कंपनी भी क्या करती थी, अभी कंपनी का दबदबा हो चुका था, अभी नवाब हार चुका था और कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई थी। तो कंपनी की राजनीतिक शक्ति काफी बढ़ गई थी। अभी कंपनी क्या कर रही थी, जो भारतीय कारीगर थे जो भारतीय कारीगर थे जो उत्पाद बनाते थे, कंपनी क्या करती थी, जैसे मान लो किसी ने 10 रुपए में कोई भारतीय कारीगर है, 10 रुपए में किसी उत्पाद को बनाया, 10 रुपए में उसको बेच रहा है, कितने में बनाया होगा, 10 रुपए में उसको बेच रहा है। तो अभी ये अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज कहते थे नहीं, हमको 4 रुपए में ही 5 रुपए में ही तुम दोगे। तो अंग्रेजों का मतलब दबदबा था, तो अंग्रेज उसका फायदा उठा रहे थे। अंग्रेजों के पास अभी काफी राजनीतिक शक्ति थी, तो अंग्रेज काफी कम पैसे में भारतीयों को लूट रहे थे। तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग, लिखेंगे कंपनी कंपनी ने राजनीतिक शक्ति का कंपनी ने राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए कंपनी ने राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए भारतीय कारीगरों को भारतीय उत्पादों
उत्पादों को कम कम पैसे कम पैसे में बेचने के लिए बाध्य किया। कंपनी ने राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग करते हुए भारतीय कारीगरों को भारतीय उत्पादों को कम पैसे में बेचने के लिए बाध्य किया। लिखेंगे उसके आगे इससे जब भारत की वस्तुएं जब कम पैसे में बिकेंगी, जितने में बिक रही हैं उनसे जबरदस्ती जब अंग्रेज कम पैसे में जब उनसे खरीदेंगे तो भारत का जो उद्योग रहेगा उसका पतन तो होगा ही होगा। लिखेंगे इससे भारतीय उद्योगों का पतन प्रारंभ हुआ। क्योंकि जब कम पैसे में जबरदस्ती अंग्रेज खरीदेंगे तो कितने कितने दिन तक आप उनको बेचेंगे? ज़्यादा दिन तक तो नहीं चला पाएंगे ना। तो कुछ लोग काम छोड़ेंगे, कुछ लोग मजबूरी में काम करते रहेंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे भारतीय उद्योग का पतन होना शुरू हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अभी प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को पैसा अच्छा खासा ठीक ठाक मिलने लगा था। तो जब अंग्रेजों को ठीक ठाक पैसा मिलने लगा तो ब्रिटेन से यह कह दिया जाएगा, जब नियमित रूप से बंगाल से पैसा आने लगा तो ब्रिटेन से यह कह दिया जाएगा कि बंगाल में भी अंग्रेजों के व्यापारी केंद्र थे और मद्रास में भी। तो ये कहा जाएगा कि बंगाल से जो राजस्व आ रहा है मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के खर्च को भी बंगाल के पैसों से ही उठाया जाए। मतलब बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी का जो भी खर्च होगा वो बंगाल से ही उस खर्च को उठाया जाए, अलग से उसके लिए कोई पैसे नहीं आएंगे। ये कह दिया गया अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसको भी नोट कर लेंगे। आगे चलकर आगे चलकर बंगाल बंगाल के राजस्व ऐसे लिखा है। आगे चलकर बॉम्बे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के खर्च को बंगाल के आगे चलकर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के खर्च को, ये कहा गया बॉम्बे और प्रेसिडेंसी के खर्च को बंगाल के राजस्व से चुकाया जाए, बंगाल के राजस्व से उठाया जाए। ऐसे लिखेंगे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के खर्च के लिए बंगाल के राजस्व से पैसे दिए जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जो पलासी की लड़ाई हुई उसके बारे में कुछ हम नोट करके लिख लेंगे, 2-4 पॉइंट ऐसे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिख लेंगे। पलासी की लड़ाई के बाद
हम लोगों ने बात किया जैसे कि उद्योगों का पतन तेजी से प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में कारीगर अभी मजबूरी में कुछ लोग काम कर रहे थे, कुछ लोग छोड़ रहे थे, क्योंकि अंग्रेज कम पैसे में उनसे जबरदस्ती वस्तुएं खरीद रहे थे। और बंगाल से, या फिर भारत से कह लो, बंगाल से धन का निष्कासन शुरू होगा। बंगाल से पैसे भेजे जाएंगे ब्रिटेन अब। और पहले व्यापार संतुलन क्या होता था? पहले का जो पहले भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार होता था वो भारत के पक्ष में रहता था। अभी व्यापार संतुलन अंग्रेजों के पक्ष में हो जाएगा। और बंगाल के कृषि को काफी नुकसान हुआ पलासी की लड़ाई के बाद। तो इन सब पॉइंट को नोट कर लेंगे हम लोग। देखेंगे बंगाल या भारत से, बंगाल या भारत से धन का निष्कासन प्रारंभ हुआ। धन का निष्कासन प्रारंभ हुआ बंगाल या भारत से धन का निष्कासन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे उद्योगों का पतन प्रारंभ हुआ। नहीं तो इसमें कॉमा दे दे के लिख लेंगे। उद्योगों का पतन प्रारंभ हुआ, कॉमा दे के लिखेंगे व्यापार संतुलन व्यापार संतुलन अंग्रेजों अंग्रेजों के पक्ष में हुआ, कॉमा लिखेंगे और लिखेंगे और बंगाल की कृषि को नुकसान हुआ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम अभी आगे क्या करेंगे कि जो पलासी की लड़ाई हुई अंग्रेजों ने उसको जीता, तो हम लोगों ने अभी उसका जो महत्व देखा वो उसका अंग्रेजों के दृष्टिकोण से उसका आर्थिक महत्व था। चाहिए तो आप लोग जो हम लोगों ने पॉइंट्स को नोट किया उसके ऊपर एक छोटा सा पॉइंट हेडिंग दे देंगे, आर्थिक महत्व। अभी हम लोग आगे राजनीतिक उनका इस पलासी की लड़ाई से अंग्रेजों के दृष्टिकोण से क्या राजनीतिक महत्व क्या रहा, राजनीतिक क्या प्रभाव हुआ अंग्रेजों का, तो उसको भी नोट कर लेंगे। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लेंगे पलासी युद्ध का अंग्रेजों के दृष्टिकोण से अंग्रेजों के दृष्टिकोण से महत्व, पलासी युद्ध का अंग्रेजों के दृष्टिकोण से महत्व। अभी हम लोगों ने जो देखा वो सब तो हम लोगों ने आर्थिक महत्व क्या था उसका वो लिख लिया। उसके ऊपर आप लोग जो पॉइंट हम लोगों ने नोट किया उसके ऊपर आप लोग चाहे तो आर्थिक महत्व दे करके ऐसा एक छोटा सा हेडिंग दे देंगे। अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसका राजनीतिक क्या प्रभाव हुआ कंपनी के नजरिए से, उसको लिखेंगे। राजनीतिक
प्रभाव, यहाँ पर कर लेंगे महत्व या प्रभाव। तो इसमें हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने देखा था कि पलासी युद्ध में जब सिराजुद्दौला हार गया, तो सिराजुद्दौला के बाद नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को। और मीर जाफर के बाद फिर मीर कासिम को बनाएंगे, आगे हम लोग अभी देखेंगे। फिर मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर को बनाते हैं, और आगे भी नजमुद्दौला करके कुछ रहता है। नजमुद्दौला मीर जाफर का बेटा ही रहता है। फिर मीर जाफर के बाद उसके बेटे को अंग्रेज बनाते हैं नवाब। तो अभी क्या हुआ, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल में नवाब कौन बनेगा, ये कौन तय कर रहा है? कंपनी तय कर रही है। अंग्रेज अभी ये तय कर रहे हैं कि बंगाल में अभी नवाब कौन रहेगा। अंग्रेजों के इशारे पर ही अभी नवाब बन रहे हैं। और जब नवाब अंग्रेजों की मर्जी से बन रहा है, जो बड़े बड़े पदों पर जो बड़े बड़े मंत्री हैं, तो वो भी तो अंग्रेजों की ही मर्जी से बनेंगे। जब नवाब ही अंग्रेजों की मर्जी से बन रहा है, तो जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो भी तो अंग्रेजों की मर्जी से ही बनेंगे। यानी कि एक तरीके से अब ये कह सकते हैं कि पलासी युद्ध के बाद बंगाल की राजनीति, या फिर बंगाल का प्रशासन कह लो, बंगाल की राजनीति अंग्रेजों के इशारे पर चलने लगी। अभी कौन नवाब बनेगा, ये पूरी तरीके से तय कौन कर रहा है? कंपनी तय कर रही है। तो कंपनी का एक तरीके से पूरा वहां पर राजनीतिक प्रभाव स्थापित हो गया है। तो उसको नोट कर लेंगे हम लोग, इन सब पॉइंट को। कंपनी ने, देखेंगे, कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बनाया। कंपनी ने मीर जाफर, ऐसे लिखेंगे, मीर जाफर को नवाब बनाया, ऐसे लिखेंगे, मीर जाफर कोमा मीर जाफर को, और आगे मीर कासिम और आगे चलकर अन्य नवाबों को भी नियुक्त किया। कंपनी ने मीर जाफर को और आगे मीर कासिम और आगे चलकर अन्य नवाबों को भी नियुक्त किया। अन्य नवाबों को भी नियुक्त किया। साथ ही लिखेंगे, साथ ही बड़े, या फिर ऐसे लिखेंगे, ऊंचे पदों पर, साथ ही ऊंचे पदों पर नियुक्ति में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ा। हस्तक्षेप बढ़ा। उसके आगे लिखेंगे, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अब, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बंगाल की राजनीति राजनीति और प्रशासन कंपनी के इशारों पर चलने लगी। कंपनी के इशारों पर
संचालित होने लगी। तो स्क्रीनशॉट दीजिए आप लोग, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे कि कंपनी बंगाल में राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुई, तो इसको भी लिख लेंगे। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था जब यूरोपीय स्टार्टिंग क्लासेस में ही हम लोगों ने देखा शुरुआती क्लास में कि जब ये टॉपिक चल रहा था यूरोपीय देश और भारत, जब यूरोपीय देशों में भारत को लेकर वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, तो उसमें हम लोगों ने देखा था हॉलैंड और ब्रिटेन के बीच एक युद्ध हुआ था, बेदारा का युद्ध जिसे हम कहते हैं। वो हुआ था कब? 1759 में, बेदारा का युद्ध। तो ये हॉलैंड वर्सेस ब्रिटेन के बीच में हुआ था बेदारा का युद्ध 1759 में। हम लोगों ने पीछे भी बात किया था, इसका जिक्र आया था। तो अभी प्लासी की लड़ाई के साथ क्या हुआ? प्लासी की लड़ाई के साथ अंग्रेजों ने, पहले तो अंग्रेजों ने वर्चस्व की लड़ाई में पुर्तगालियों को कमजोर कर दिया था, फिर अभी 1759 में हॉलैंड को भी कमजोर कर देंगे ये ब्रिटेन वाले। तो 1759 में जब बेदारा का युद्ध होता है तो उसमें डच हार जाते हैं, तो उसमें हॉलैंड हार जाते हैं, और हॉलैंड क्या करते हैं कि अभी हम भारत में भैया कोई सेना में नहीं रखेंगे, अभी हम भारत में सिर्फ व्यापार करेंगे। और पलासी की लड़ाई से पहले और बाद फ्रांसीसी थे, उनको भी उनका भी जो नियंत्रण था अंग्रेजों ने उसे भी खत्म कर दिया। हमने हमने देखा था सेकंड कर्नाटिक युद्ध में अंग्रेजों ने अच्छी तरीके से धोया था फ्रांसीसियों को, और तीसरे कर्नाटिक युद्ध में भी ठीक तरीके से धोया था। तो फ्रांसीसियों की हालत भी खराब की थी अंग्रेजों ने। मतलब अब बंगाल में अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए न पुर्तगाली है, न हॉलैंड है, न फ्रांसीसी है। अभी बंगाल में अंग्रेज अपना नियंत्रण अच्छे से जमा सकते हैं, अपना पैर अच्छे से जमा सकते हैं। तो उनको चुनौती देने के लिए कोई रह नहीं गया। तो ये पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेंगे। बंगाल पर बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के मर्जी से ही शासक बन रहा है तो प्रत्यक्ष नियंत्रण ही हो गया, और प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। और बंगाल या फिर भारत कर लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे बंगाल में अन्य यूरोपीय कंपनियों की स्थिति कमजोर हुई। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो दोस्तों एक जरूरी काम आ गया है, तो आज के टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करेंगे हम लोग।
अभी हम लोग जहाँ पर है, प्लासी की लड़ाई का अंग्रेजों के दृष्टिकोण से क्या महत्व, क्या प्रभाव है अंग्रेजों के दृष्टिकोण से, तो उसमें हम लोगों ने आर्थिक पहलुओं को देख लिया। अभी हम लोग उसमें राजनीतिक प्रभाव क्या क्या है, अंग्रेजों के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, क्या प्रभाव है। तो अभी हम लोग कुछ पॉइंट को नोट किया हम लोगों ने। उसके आगे भी 2-4 पॉइंट को हम लोग कल नोट करेंगे, फिर उसके आगे की चर्चा हम लोग अगले ही वीडियो में कर पाएंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।